नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पायल रघुवंशी और आज हम बात करेंगे वीर्य की जांच यानी सीमेन एनालिसिस के बारे में। अक्सर जब भी कोई निसंतान दंपत्ति या इनफर्टाइल कपल क्लिनिक पे या हॉस्पिटल अपनी टेस्ट के लिए जाते हैं तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है हस्बैंड का, जो होता है वीर्य की जांच, जिसे हम सीमेन एनालिसिस कहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे सीमेन एनालिसिस कब करवाना चाहिए, किस तरीके से आपको सैंपल देना है, आपको हॉस्पिटल से क्या इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे सैंपल लेने के लिए और उसकी रिपोर्ट को कैसे इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो यदि आपको डॉक्टर ने सीमेन एनालिसिस के लिए कहा है तो एब्स्टिनेंस यानी आपका जो इंटरकोर्स का गैप है वो 2 to 7 डेज का होना चाहिए। यानी यदि इंटरकोर्स का फासला यानी लास्ट इजैक्यूलेशन का फासला, यदि गैप कम है यानी लास्ट इंटरकोर्स और एब्स्टिनेंस जिसे हम कहते हैं गैप 2 दिन से कम है, तो उसमें स्पर्म का काउंट कम आ सकता है, वॉल्यूम कम हो सकता है, जिससे रिपोर्ट में एरर्स आ सकते हैं। दूसरा, यदि इजैक्यूलेशन यानी लास्ट इंटरकोर्स को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 7 डेज से ज़्यादा है, तो भी रिपोर्ट में जो डेड स्पर्म्स की क्वांटिटी ज़्यादा मिल सकती है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मिलेगा और डेब्रीज भी ज़्यादा हो सकता है, जिसके कारण से रिपोर्ट फिर से गड़बड़ हो सकती है। तो जनरली 2 to 7 डेज का एब्स्टिनेंस गैप रखकर ही सीमेन को एनालिसिस के लिए टेस्ट करवाना चाहिए। दूसरी चीज़ है सैंपल कहाँ पे देना है। सैंपल हमेशा हॉस्पिटल में ही देने की कोशिश करें। हॉस्पिटल में या क्लिनिक में सीमेन कलेक्शन रूम होते हैं जिसमें एक वॉशरूम भी होता है। मैक्सिमम कपल्स को यही इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि उन्हें सैंपल हॉस्पिटल में ही देना चाहिए, क्योंकि यदि सैंपल देने से लेके उसको एनालाइज करने तक आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है तो भी उसमें स्पर्म की मोटिलिटी बहुत कम मिलती है। सेकेंडली, सैंपल कैसे देना है। जैसा कि हम सब जानते हैं सैंपल मास्टरबेशन के द्वारा ही दिया जा सकता है। यदि मास्टरबेशन के टाइम पे हस्बैंड को प्रॉब्लम है तो उस रूम में वाइफ को भी अलाउ कर सकते हैं और हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर सैंपल दे सकते हैं। अब सैंपल के लिए आपको हॉस्पिटल्स को क्या क्या जानकारी देनी है, इसके लिए आपको पहले से एक टेस्ट रिक्विजिशन फॉर्म दिया जाता है जिसमें आपको आपका गैप कितना है यानी कि एब्स्टिनेंस का टाइम पूछा जाएगा। आपको ये बताना है कि लास्ट 3 मंथ्स में आपको कोई बीमारी, फीवर, टाइफॉइड या कोई भी दवाइयों का सेवन आप कर रहे हैं या आपको कोई एडिक्शन है यानी कि अल्कोहल, टबैको आप लेते हैं तो उसको आपको मेंशन करना होता है। चौथा, अगर आपके पास कोई प्रीवियस रिपोर्ट्स हैं तो हम उसकी भी डिटेल्स उसमें मेंशन करते हैं ताकि जो एंड्रोलॉजिस्ट है जो एनालिसिस करेंगे उन्हें आपकी प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में सब पता हो और बेस्ट रिपोर्ट देने की वो कोशिश कर सकें। चौथी चीज़ ये है कि जब आप सैंपल देने जाते हैं तो आपको क्लिनिक की तरफ से एक वाइड माउथ प्लास्टिक कंटेनर दिया जाता है जो कि नॉन टॉक्सिक मटेरियल से बना होना चाहिए। वो सील्ड होना चाहिए ताकि जब भी आप उसमें सैंपल दें तो उसमें और कोई बाहर का बैक्टीरियल कंटैमिनेशन ना आए। ऐसे बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं जो कि ऐसे प्लास्टिक के बने होते हैं जो कि टॉक्सिक मटेरियल होता है, जो स्पर्म की गुणवत्ता को और कम कर सकता है, उनकी मोटिलिटी को ख़राब कर सकता है। इसलिए ये बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि जहाँ भी आप करा रहे हो वो क्लिनिक अच्छा हो और वहाँ पे एंड्रोलॉजिस्ट अवेलेबल हो जो कि ये सारी बातों को ध्यान रख के करे। सैंपल कलेक्शन के बाद ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि सैंपल को विदिन 30 to 45 मिनट्स यानी कि वीर्य को मिनिमम आधे से पौन घंटे के अंदर एनालिसिस के लिए ले लिया जाए, क्योंकि यदि इससे ज़्यादा का समय होगा तो भी स्पर्म की गुणवत्ता यानी उसकी मोटिलिटी कम हो सकती है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2021 के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सीमेन एनालिसिस में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में सीमेन का वॉल्यूम, सीमेन का कलर, सीमेन का pH यानी कि वो अल्कलाइन है या एसिडिक है, सीमेन की ओडर यानी कि गंध कैसी है, चौथा विस्कोसिटी यानी कि कंसिस्टेंसी कैसी है, और पांचवा लिक्विफैक्शन। सीमेन जो होता है वो गाढ़ा होता है और उसको लिक्विफाई यानी कि थोड़े टाइम में वो अपने आप उसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिससे कि वो पतला हो जाता है। तो ये होते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं सीमेन की काउंट जो कि मिलियन पर ml में देखी जाती है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन, स्पर्म की मोटिलिटी और स्पर्म की मॉर्फोलॉजी यानी कि शेप। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है वो है सीमेन की मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी। WHO के अकॉर्डिंग अगर स्पर्म की मॉर्फोलॉजी, अगर एक सैंपल में 95% स्पर्म्स भी यदि खराब शेप के हैं तो भी उसको नॉर्मल ही माना जाएगा और प्रेगनेंसी कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट यदि रिपोर्ट में स्पर्म्स का शेप जो है 4% से ज़्यादा अगर अब नॉर्मल है तो उसे अबनॉर्मल सीमेन एनालिसिस माना जाता है।
यदि अब सीमेन एनालिसिस की जो रिपोर्ट है यदि वो अबनॉर्मल है, यानी कि किसी भी लैब में जब स्पर्म एनालिसिस किया है और वो अबनॉर्मल है तो उसे कैसे अबनॉर्मल कहेंगे। नॉर्मल स्पर्म काउंट होना, नॉर्मल मोटिलिटी, नॉर्मल मॉर्फोलॉजी, तो उसे टर्म किया जाएगा नॉर्मोजूस्पर्मिया। यदि स्पर्म की चलने की शक्ति यानी कि मोटिलिटी कम है तो उसे अस्थेनोजूस्पर्मिया कहा जाता है। और यदि स्पर्म की शेप में प्रॉब्लम है या शेप खराब है तो उसे टेराटोजूस्पर्मिया कहा जाता है। कुछ पेशेंट्स में ये तीनों ही चीज़ें अबनॉर्मल होती हैं तो उस रिपोर्ट में उनका डायग्नोसिस ओलिगोअस्थेनोटेराटोजूस्पर्मिया यानी कि ओट्स कहा जाता है। तो यदि आपकी सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट अबनॉर्मल आती है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट पे कभी भी डायग्नोसिस नहीं बनाया जा सकता। स्पर्मेटोजेनेसिस एक निरंतर होने वाला प्रोसीजर है, तो हर 60 से 80 दिनों में नए स्पर्म्स बनते हैं। इसलिए यदि जब भी रिपोर्ट अबनॉर्मल आती है तो पेशेंट को 2 से 3 सीमेन एनालिसिस एक महीने के अंतराल से करने की सलाह दी जाती है, और जो भी उसमें बेस्ट रिपोर्ट होती है उनका एवरेज निकाल के उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।